स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड स्टार अकेडमी में एक बार फिर। और आज आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेके हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग अगर यूपी टीजीटी उर्दू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए जो क्लासेस हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। मंडे से जो है वो आपकी सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी। तो आपको उन क्लासेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या टॉपिक को कवर किया जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप लोग हमारे नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता करके जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी सुबह होगी, आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी अवेलेबल रहेगी। इसके साथ साथ आपको वीकली टेस्ट और नोट्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आपको इन आने वाले महीनों में जो है वो किन किन चीज़ों को या किन किन टॉपिक को जो है कवर करना है, सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो यही आता है, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। इसके तारीखी पस मंज़र से भी देख सकते हैं और इसके जो इर्तिका के ताल्लुक से सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा उर्दू के आगाज़ और इर्तिका में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो हिंद आर्याई, जिसको हम हिंद आर्याई को पढ़ने के लिए या समझने के लिए उसे 3 एतवार में तकसीम करते हैं, जिसमें पहला आता है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा आता है अहद वस्ता और तीसरा आता है जदीद हिंद आर्याई। उसके बाद हम लोग उसके जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जैसे आपको पता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा, मीर अमन ने क्या कहा, इसके अलावा नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या कहा, इसके अलावा सैयद सुलेमान नदवी ने, महमूद शिरानी ने, जितने अपने कौल कहे हैं, कितने कौल कहे हैं, कौन सी किताब में है, वो किताब कब शाये हुई, उसका सारी चीज़ों को जो हम लोग उर्दू ज़बान के मुख्तसर तारीख में पढ़ते हैं। और ये जो है इससे सवाल आना बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल 100% आना होता है। तो इसके बाद हम जब उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख को कवर कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली और लखनऊ के जो दबिस्तान है, आपको पता है 2 ही दबिस्तान आपके निसाब में यूपी टीजीटी के, हालांकि बहुत सारे दबिस्तान होते हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, रामपुर का सुना होगा, इसके अलावा आपने भोपाल का सुना होगा, अलीगढ़ का भी सुना होगा। तो बहुत सारे जो दबिस्तान है, इसी में जो है वो आपके निसाब में सिर्फ 2 हैं, दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान, उनके खुसूसियात और कौन से शोरा का ताल्लुक जो है वो दिल्ली से था और किन का जो है वो आपका लखनऊ से था। दिल्ली की अपनी अलग खुसूसियत होती है, जैसे आपको पता होगा दाखिलियत होती है दिल्ली की जो सबसे अहम खुसूसियत है। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ की जो है वो खारिजी खुसूसियत है। इसके अलावा शोरा के बारे में आपको बताया जाएगा कि दिल्ली के कौन कौन शोरा है जो दबिस्तान दहली से रखते हैं, दबिस्तान आखिर क्या होता है, दबिस्तान कैसे शुरू होता है, दबिस्तान का आगाज़ और इर्तिका जो है वो कैसे होता है, सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वक्तों में। इसके बाद अगले सिन्फ की तरफ पढ़ते हैं। अगला सिन्फ है हमारा उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका। जैसा कि आपको पता होगा कि उर्दू अदब को जो है वो 2 एतवार में तकसीम किया गया है, शायरी में और नसर में। तो सबसे पहले हम लोग शायरी की बात करते हैं। उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका, क्योंकि जिसका भी अदब होता है वो ज़्यादातर जो है वो देखा जाए तो वो शायरी से शुरू होता है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा हुआ गद पद। वैसे अगर हम बात करें इंग्लिश में तो आपने देखा होगा पोइट्री और प्रोज। तो इसी तरह से उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका भी जो है वो बहुत पहले हुआ था। इन सारी चीज़ों को हम लोग उर्दू शायरी के आगाज़ और इर्तिका में पढ़ेंगे। उर्दू शायरी के आगाज़ और इर्तिका को हम 2 एतवार में तकसीम करके पढ़ सकते हैं, एक शुमाली हिंद में और दूसरा दक्कन में। क्योंकि आपको पता है उर्दू शायरी की इब्तिदा कहाँ हुई है, शुमाली हिंद में, लेकिन उसको जो फ़रोग देने का काम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, दक्कन में। इसीलिए हम कहते हैं कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर आपको कहाँ देखने को मिलता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह में, जिसका ताल्लुक कहाँ से था, दक्कन से था। इसके अलावा उर्दू की जो पहली नज़र में चक्की नामा वो भी कहाँ लिखी गई है, दक्कन में, जैसा आपको नाम पता होगा, जिसका नाम है चक्की नामा। और किसने लिखी, ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज ने लिखी, जिनका जो तखल्लुस था वो शहबाज था। तो इसमें हम लोग और डिटेल से और डीपली जाकर जो हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आगाज़ और इर्तिका के बाद हम लोग पढ़ते हैं उर्दू शायरी की इसनाफ का फ़न, यानी कि आपको पता है शायरी की बहुत सारे इसनाफ है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं इसमें लिखी हुई है, जिसमें हम देखते हैं गज़ल है, नज़म है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, रुबाई है, कता है, वासूख्त है वगैरह, और भी तमाम जो है वो उर्दू शायरी के इसनाफ है। और इनके जो शोरा है उनकी हम हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, उनकी अदबी खिदमात पढ़ते हैं, किसी ने कौन सी तसनीफ़ लिखी, किसका कौन सा शेरी मजमूआ है, कौन सी किसकी नज़म है, उस नज़म का मौजू क्या है। जितने भी आपके निसाब में जितनी भी नज़में होंगी और जितने भी शोरा होंगे उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उनकी हर एक चीज़ को जो है हम लोग बारीकी से जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको पढ़ाएंगे आने वाले वक्तों में। इसके अलावा अदबी खिदमात भी जो है वो बहुत अहम होती है, हालात ज़िंदगी भी जो है वो उनकी होती है, क्योंकि कभी कभी जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाता है कि बताइए जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है, मीर तकी मीर का क्या है, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश बताइए, गालिब की वफ़ात कहाँ हुई। तो इस तरह से भी उनकी हालात ज़िंदगी के सवाल आते हैं। तो सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग आने वाली क्लासेस में जो है वो आपको बताएंगे।
اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو اوپر بتا دیا تھا کہ اردو کا جو ادب ہے وہ 2 ادوار میں، شاعری میں اور نثر میں، اور نثر بھی جو ہے وہ 2 ادوار میں تقسیم ہوتی ہے، جس میں پہلا آتا ہے نثر اور دوسرا آتا ہے افسانوی۔ ایک ہوتا ہے افسانوی نثر اور دوسرا ہوتا ہے غیر افسانوی نثر۔ اب افسانوی نثر کیا ہوتی ہے اور غیر افسانوی نثر کیا ہوتی ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ بہت سارے بچوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، تو ان بچوں کا کنفیوژن آج دور ہو جائے گا کہ افسانوی نثر ہوتی کیا ہے۔ افسانوی نثر وہی ہوتی ہے موسٹلی جو 4 ہوتی ہے، جو سب سے قدیم ہوتی ہے۔ افسانوی نثر میں سب سے پہلے ہم لوگ مانتے ہیں داستان کو، کیونکہ نثر کی جو سب سے قدیم صنف ہے وہ کس کو مانتے ہیں؟ داستان کو۔ آپ کو پتا ہوگا جب آپ بچے ہوں گے یا ابھی بھی کوئی بچے ہوں گے تو بچے کو جو سلانے کے لیے دادا یا دادی جو ہے وہ کہانیاں سناتی تھی، دیوی دیوتاؤں کی، راجا مہاراجاؤں کی، پریوں کی، تو بچے جو ہے وہ سو جاتے تھے۔ تو اسی کے پس منظر پہ اسی کا جو دیکھتے ہوئے داستان لکھنا شروع ہوا۔ سب سے پہلی داستان آپ کو پتا ہے صبرس ہے، ملا وجی نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ناول ہو جائے گا، کیونکہ داستان کے بعد جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ویسے ویسے صنف اور ادب بھی بدلتا ہے، تو داستان اتنا لوگوں کے پاس وقت کم ہونے لگا تو اس لیے کس کی شروعات ہوئی؟ ناول کی۔ ناول سے جو چھوٹا آتا ہے وہ ہوتا ہے افسانہ۔ افسانے کو ہم لوگ ایک نصی صرف بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا تو جو ہے وہ ادب کا بھی معیار کیا ہوا، وہ بدلتا رہا۔ اب جو آ گیا وہ آپ کا ڈرامہ آ گیا۔ تو یہ چاروں جو اصناف ہے وہ مین اصناف ہوتی ہے نثر کی، یا کہہ سکتے ہیں مرکزی اصناف ہوتی ہیں نثر کی، جس میں سب سے پہلے داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ یہ اس سیکوینس سے بھی جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ اس سیکوینس کو یاد کر لیں، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں غیر افسانوی نثر کی۔ تو غیر افسانوی نثر میں جو ہے وہ سوانح آتی ہے، جیسا آپ کو پتا ہے۔ سوانح کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے سوانح لکھی 1886 میں، اور اس سوانح کا نام حیات سعدی، اور یہ شیخ سعدی کی جو ہے سوانح تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 اور سوانح لکھی ہیں جو ایگزام کا پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یادگار غالب لکھی جو 1897 میں لکھی، جو غالب کی تھی، اور اس کے بعد 1901 میں جو لکھی وہ آپ کی سر سید کی لکھی، جس کا نام تھا حیات جاوید۔ اس کے علاوہ خود نوشت ہے، خطوط ہے، سفر نامہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو غیر افسانوی نثر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے رپوتاز ہے، ڈائری ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو غیر افسانوی نثر میں جو ہے وہ پڑھائی جائیں گے۔ تو خطوط نگاری پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ اچھی کمانڈ کیجیے گا، کیونکہ خطوط نگاری سے جو ہے وہ آپ کو ضرور سے ضرور سوال دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے خطوط نگاری کی جو ابتدا ہے وہ کس نے کی تھی؟ غالب نے کی تھی، اور 1850 میں جو ہے وہ غالب نے سب سے پہلے خط لکھنا شروع کیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یہ انہوں نے خود کہا تھا۔ تو اس بارے میں یا اس چیز سے متعلق جتنے بھی آپ کی کوئری ہوگی یا جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے وہ آپ کو کلاس میں جو ہے وہ آپ کے ضرور سولو کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ افسانوی نثر ہو گیا، غیر افسانوی نثر ہو گیا، اردو شاعری ہوگی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ تحریک کی۔ تو تحریک جو ہے وہ سب سے اہم مانی جاتی ہے، اور اردو کی جو پہلی ادبی تحریک مانی جاتی ہے وہ ترقی پسند تحریک مانی جاتی ہے، جس کی جو ابتدا ہے وہ 1935 میں ہوئی، لندن میں ہوئی، لیکن اس کی جو بنیاد ہے 32 میں پڑی، جب انگارے کا جو افسانے مجموعہ تھا وہ شائع ہوا، اور اسے 1933 میں جو ضبط کر لیا، جس میں جو بانی تھے یا کہہ سکتے ہیں جس کے جو رہبر تھے وہ تھے سجاد ظہیر، اور اسی بنیاد پہ یا کہہ سکتے ہیں اس کو ضبط کرنے کے بعد ہی انہوں نے ایک تحریک بنانے کی ابتدا کی جو 1935 لندن میں ہوئی، لیکن جو اس کو عملی جامہ پہنایا وہ 1936 میں پہنایا، جس کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی جو صدارت ہے وہ منشی پریم چند نے کی تھی۔ اور تحریک میں جو خطبہ پڑھا گیا وہ بہت ہی مشہور ہوا، جو خطبہ پڑھا تھا وہ منشی پریم چند نے پڑھا تھا۔ تو یہ تحریک بہت اہم ہے، اور اس سے جو ہے سوال آتے ہیں۔ سوال کس طرح سے آتے ہیں، کیسے کیسے سوال پوچھے جائیں گے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اچھے سے پڑھائی جائے گی۔ پھر بھی میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے۔ جیسا آپ کو پتا ہوگا ترقی پسند تحریک کے جواب میں حلقہ ارباب ذوق بھی شروع ہوا جو 1939 میں ہوا، اور اس سے 1939 میں ہی جو ایک بہت ہی مشہور ناول ہوا جو سجاد ظہیر کا تھا، جس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا، اور وہ تھا لندن کی ایک رات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پڑھائی جائیں گی، کس کا تعلق غزل سے ہے، کس کا تعلق نظم سے ہے، اس میں کیا جو منشی پریم چند نے کہا تھا ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا تبدیلی آئی، اور جو اس کا ادب ہے وہ کیسے چینج ہوا، منٹو ہوا، مجاز ہوا، سارے جتنے بھی شاعر ہیں، جتنے بھی ادیب ہیں، انہوں نے اس میں کیا کیا تبدیلی کی، فیض احمد فیض ہے، مجروح سلطان پوری ہے، جتنے بھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ شہرت ہے، سب کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اچھے سے اور ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں مشہور کتابوں کی جو آپ کے نصاب میں ہے، جیسے باغ و بہار ہے، آپ کو پتا ہے میر امن کی ہے،
फसान अजाइब है, फसान अजाइब रजब अली बेग सुरूर की है और फसान अजाइब रतन नाथ सरसार की है। इसके अलावा शेरुल अजम जो है वो बहुत ही मशहूर किताब है, अल्लामा शिबली नोमानी की है और जो बहुत ही अहम किताब है। इससे सवाल आता ही आता है, जो आपको पता होगा 4 जिल्दों में है और ये फारसी में लिखी गई है। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता है कि अल्लामा शिबली नोमानी ने जो अपने तहकीक से या अपने जो लिखने के अंदाज से जो इसमें एक अच्छा और एक कवायद के एतबार से जो इसमें लिखा है वो बहुत ही उम्दा है। तो इसमें से जो सवाल है वो बहुत अच्छे आते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो शेरुल अजम को भी पढ़िएगा, क्योंकि ये किताब ऐसी है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पढ़िए, अगर आपको उर्दू से मोहब्बत है तो आप तब भी इस किताब को पढ़िए। शेरुल अजम जो है वो बहुत ही अच्छी किताब है उर्दू से मोहब्बत कर। इसके अलावा आपको पता है उर्दू तनकीद का भौतिका या उर्दू तनकीद की जो इब्तिदा है उर्दू में, वह मुकदमा शेर व शायरी से हुई, जिसका मुसन्निफ का नाम है अल्ताफ हुसैन हाली और ये 1893 में शाये हुई और ये जो है 2 इदवार में तकसीम है। इस पे उन्होंने बहुत सारी चीजों पे जो है गुफ्तगू की है और सबसे जो कारआमद शेर बताया वो मसनवी को बताया है और गजल और कसीदे पे जो है उन्होंने सबसे ज्यादा क्या की है, तनकीद की है और मरसी को जो है वो तालीम और तरबियत का एक अच्छा इज्जा बताया है। तो इसलिए आप लोग जो है वो मुकदमा शेर व शायरी को भी पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही अच्छी किताब है। ये आप लोगों को जो है वो बहुत ही फायदा देगी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो। ये किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, आप उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो लाइक MA PhD, या फिर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप DSSB PGT। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो उर्दू से मुताल्लिक है, तो आपको मुकदमा शेर व शायरी पढ़नी जरूर है, क्योंकि इससे जो है वो कम से कम 3 से 4 सवाल जो है वो आपके जरूर आते हैं। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है मवाज़ान अनीस व दबीर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मवाज़ान अनीस व दबीर 1907 में शाये हुई है और बहुत ही मशहूर किताब है और इसी किताब से जो है वो उर्दू तनकीद में जो है वो तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली, जिसके मुसन्निफ का नाम है अल्लामा शिबली नोमानी। और ये अनीस और दबीर की दोनों में क्या करता है, कंपैरिजन करती है और ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है। इसलिए जो अब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसके हर एक पहलू पे जो है वो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा मवाज़ान अनीस और दबीर में। इसके अलावा मशहूर मुसन्निफीन हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया किताबें हैं तो जाहिर सी बात है उनको लिखने वाले भी आपको जो है पढ़ने होंगे। इसके 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, खासतौर पर मुसन्निफीन को। सबसे पहले उनकी हालात जिंदगी और दूसरा आता है उनकी अदबी जिंदगी। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही आपके लिए अहम होती है, हालात जिंदगी भी और अदबी खिदमत भी। लेकिन आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो उनकी अदबी खिदमत पे करना है, क्योंकि ज्यादातर 70 या 80% जितने भी सवाल आते हैं वो आपकी अदबी खिदमत से आते हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो अदबी खिदमत को जो है वो मेन फोर्स में या मेन कोर्स में रख के जहाँ आप उसको तैयारी करें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मीर अमन को, उसके बाद रजब अली बेग सुरूर का, सर सैयद जो अलीगढ़ तहरीक के बानी माने जाते हैं, जिनकी पैदाइश 1817 में हुई 17 अक्टूबर को और वफात जो है 1898 में हुई। इसी तरह से सर सैयद में जो है वो उर्दू के अनासिर खमसा में आते हैं, जो मेहदी अफादी के मुताबिक कितने हैं, 5 हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर, अल्लामा शिबली नोमानी और अल्ताफ हुसैन हाली को जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप जानते हैं 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में इनकी पैदाइश हुई और इन्होंने जो है वो तहरीक आज़ादी में जो है बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसके अलावा जो है इन्होंने अदबी खिदमत को भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपने कलाम को पेश किया और अपनी तहरीक से या कह सकते हैं अपने कलाम से उन्होंने बहुत अच्छा उर्दू अदब के लिए किया। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि उर्दू अदब में अभी तक जो सबसे पहले और सबसे अभी तक जो भारत रत्न मिला है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला है। 1958 यानी कि 1958 में इनकी वफात हो गई थी, लेकिन उसके तकरीबन 30-35 साल बाद जो है वो उनको भारत रत्न मिला। 1992 में जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है वो क्या मिला, भारत रत्न मिला। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, आप सभी को पता है। इसके अलावा मीर तकी मीर है, गालिब है, मोमिन खा मोमिन है, इकबाल है, चकबस्त है, अकबर इलाहाबादी है, फिराक गोरखपुरी है, फैज अहमद फैज है, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को मेंशन किया। हालांकि आप जब लोग इसका सिलेबस देखेंगे आप लोग तो यही है। इसका जो सिलेबस है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो हिंदी में मेंशन किया गया है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करके या तर्जुमा करके जो है इसको उर्दू में तब्दील किया है, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में और इसको
सही तरीके से जो इसका एनालिसिस कर सके तो वो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। इसके अलावा इससे हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है वो 1-2 क्वेश्चन जो या कह सकते हैं 4-5 क्वेश्चन जो है वो अलग से भी आते हैं, जिसको आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो उसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको मुसन्निफीन बताए, शोरा बताए, तो इनको भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया था। अदबी खिदमत भी और हालात जिंदगी भी, और शायरों में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनकी नज़में, उनके शेरी मजमूए, उनका जो किस तरह का लक़ब मिला है, तो ये सारी चीजें है वो आपको अच्छे से और डिटेल में पढ़नी होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं उर्दू जबान के ताल्लुक से, क्योंकि पता है अदब तो आप लोग पढ़ लेंगे लेकिन जबान पे भी आपको महारत हासिल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक टीचर बनेंगे तो आपकी सबसे ज्यादा चीज नोटिस की जाती है वो की जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपकी जो बोलने का तरीका है वो किस अंदाज में है, आपका लहजा कैसा है, आपका सलीका कैसा है। तो उस चीज को पकड़ बनाने के लिए आपको कवायद आना जरूरी है, जिसे आप लोग ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। कवायद को जो है वो अलग अलग स्टेप में पढ़ा जाता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बदी या इल्म बयान, इल्म उरूज, ये अलग अलग किस्म की जो है वो कवायद होती हैं। इसको जो है वो आप लोगों को अलग अलग स्टेप में पढ़ना होता है। तो उसी में जो है वो आपका कवायद का जमाना आता है। जैसे आपको पता है जमाना 3 तरह का होता है, माजी होता है, हाल होता है और मुस्तकबिल होता है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। तो उसी में जो है वो आपको सारी चीजें पढ़नी होगी कि माजी क्या होता है, हाल क्या होता है, मुस्तकबिल क्या होता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो उसको डिवाइड भी किया गया है। जैसे अगर हम देखें कि आपको पता होगा फेल होता है, इस्म होता है, जमीर होता है, ये भी जो है वो कवायद की ही सिंफ में ही आते हैं। इसमें आपको इस्म पढ़ना है, जमीर पढ़ना है, इसके अलावा तमीज पढ़ना होगा, इसके अलावा आप देखें तो फेल पढ़ना होगा, फेल लाजिम पढ़ना होगा, फेल मुतअद्दी पढ़ना पड़ेगा, सिफत पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़नी होगी, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटीज का और हमारे जो कॉलेज हैं या हमारे जो स्कूल है वहाँ पर उर्दू के क्या हालात हैं, तो इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। वहाँ पर आपको उर्दू पढ़ना और लिखना सिखा दे तो ही गनीमत होती, तो कवायद तो दूर की बात है। इसलिए जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, फिर बीएड करते हैं, तब आपको पता चलता है कि यार ग्रामर जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी जो है वो उर्दू को फरोग देने के लिए, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे ख्वाब को मुकम्मल करना चाहते हैं, उनके लिए 24x7 हाजिर है। और इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग ये यूपी टीजीटी का एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आए हैं। इसमें आप जुड़िए, आपको पता चलेगा कि आपको जो है वो किस तरीके से जो है वो तैयारी करनी चाहिए। काफी बच्चे कहते हैं सर आप डेमो नहीं देते, तो चलिए कोई बात नहीं, वक्त बदलता है तो वक्त के साथ साथ सबको बदलना होता है। तो इसकी जो डेमो क्लासेस हैं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। 3-4 दिन आप लोगों को जो है वो रेगुलर वीडियोस मिलेगी। उसमें आप चाहे तो आप लोग कमेंट करके टॉपिक भी बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर ने तो अपने आप जो हल्का सा टॉपिक है वो चूज कर लिया। आप लोग अपने हिसाब से कमेंट में बता दीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता करके भी आप, या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके भी आप लोग जो है अपना टॉपिक बता सकते हैं। कल इंशाल्लाह आपके लिए जल्द ही जल्द से जो है वो आपका एक नया टॉपिक के पास हम वीडियो लेके हाजिर होंगे। इसके अलावा इल्म बदी हो गया, फिर इसके बाद आपने सुना होगा इल्म बयान हो गया। इल्म बयान की 4 चीजें बहुत अहम होती हैं, जिसमें आपका तशबीह होता है, इस्तारा होता है, कनाया होता है और मजाज मुरसिल होती है। फिर उसके अलावा उसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उनके अरकान होते हैं। तशबीह के आपको पता है 5 होते हैं, और अब्बा मुशब्बा बे, और इसके अलावा वजह तशबीह, इसके अलावा इस्तारा के भी अलग होते हैं, किनाया के भी अलग होते हैं, तरफीन तशबीह भी होती हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मजाज मुरसिल भी होता है। तो ये इल्म बयान के 4 सिनफ होते हैं, जिससे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा इल्म बदी होता है, जिसे आप सनद के नाम से जानते हैं, जो 2 इदवार में तकसीम होते हैं। एक होता है सनाए लफ्जी, एक होता है सनाए मानवी, यानी कि एक जो सनत होती है वो लफ्ज के एतबार से होती है, और एक जो होती है वो सनाए मानवी के एतबार से होती है। तो सारी चीजें जो है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। आप लोग जो है वो अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ 3-4 लिखे, जिसमें आप देख सकते हैं हुस्न तालील है, तजाद है, इस्तिकाक है। ये आपके निसाब में है, लेकिन आपको निसाब से थोड़ा सा ज्यादा जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वहां से सवाल आ जाएगा तो आप लोग एग्जाम में बैठ के घबराए ना। आपको पता होगा, जैसे आपने सुना भी होगा, तलमी भी होती है, मुरादुन नजीर भी होती है, इसके अलावा मुबालगा भी होता है, तजनीस होती है, तजनीस ताम होती है, तरसी होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ाई जाएंगी। और ये जो इल्म बदी के बाद जो सारी चीजें हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो आपको हुस्न समझ में आएगा कि आखिर शेर का हुस्न कैसे बढ़ता है और कैसे
जो है उसको कम किया जाता है। आपने सुना होगा ना वजन क्या होता है, बहर क्या होती है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें इल्म बदी में ही आपको जो है वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा मुहावरे होते हैं, ज़रूर मिसाल होती है, कहावतें होती हैं। इनके अलावा भी काफी सारी चीजें जो आपको हम मायने अल्फाज होते हैं, मुतरादिफ होते हैं और मुफरद होते हैं। इसके अलावा मुरक्कब अल्फाज होते हैं। सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है, वाहिद होता है, जमा होता है, मुजक्कर होता है, मुअन्नस होता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि जितनी भी चीजें आपको निसाब में दी गई हैं उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो आपको हम लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी पर जरूर पढ़ाएंगे। आप जब हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने जो है वो ठीक ही जगह जो है वो आपने इन्वेस्ट किया है। आप लोग जो है वो थोड़ा सा रिस्क लीजिए, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर रिस्क है वहीं पर क्या है, इश्क है। तो इसी तरह से आप लोग जब अपने आने वाले वक्त को जो है वो और कारामद बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को लिए हम लोग जो है वो जल्द से जल्द 3-4 लेक्चर जो है वो आपको यहीं यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। बाकी क्लासेस हमारी ऐप पर होती है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में 3 चीजें लिख के आपको भेजनी होगी। आपको अपना नाम, आपके इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये 3 चीजें लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सारी चीज आपको जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब जितने भी आज के ज़माने में हैं, जितने भी तसनीफ लिखी जा रही हैं या जितने भी उर्दू अदब के ताल्लुक से काम हो रहे हैं, उन पे जितनी भी मालूमात होगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो वो आपको जो है वो ज़रूर बताई जाएगी। इसके बाद आपको पता है अखबार और रिसाले जो है वो बहुत अहम है और यहाँ से जो है वो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। अखबार और रिसाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने भी देखा होगा वो जिस DT+B, TGT और PGT के जो सवाल हुए हैं उसमें भी जो है वो अखबार के बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं, या कौन सा अखबार कहाँ से निकलता था, उसके मुदीर कौन से हैं, रिसाले में और अखबार में क्या फ़र्क होता है, इसके अलावा इसके जो सन है वो क्या है, उसका जो वो हफ्तावारा है या माहवाना है या रोज़ाना का है या सालाना है। इस तरीके से जो है उसके सारे सवाल जो है वो आपके मिल जाएंगे। अखबारात और रिसाले सारी PDF आपको जो है चौक एंड डस्टर अकेडमी पर मिलेंगी। यानी कि कह सकते हैं जितना सिलेबस होगा उसके ज़्यादा ही आपको जो है वो नोट्स, प्रैक्टिस सेट और क्लासेस दोनों मिलेंगे। क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। अगर बाई चांस या आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो आपको तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। कोर्स पूरा आपका 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है यूपी सरकार की हालत, अगर एग्ज़ाम थोड़ा और भी बढ़ जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो कोर्स पूरा होगा तो फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगी। आप इसे एग्जाम में अनलिमिटेड बार जो है वो वॉच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको चौक एंड डस्टर अकेडमी के ऐप पर अवेलेबल रहेगी। अगर कोई बच्चा अपने आप भी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए मैं जल्द ही जल्द जो है वो आपको बेस्ट बुक ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपका वो किसी भी तरह से जो है वो सिलेक्शन हो जाए। इतने में आपके पास जो वक्त है तो आप लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश की जो सरकारी स्कूल की किताब है, आपने पता भी होगा हमारी ज़बान जो है 6ठी 7वीं 8वीं की, उसे ज़रूर पढ़िएगा। उसी में से जो तकरीबन 10 सवाल जो है वो उसी में से आते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी पर ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा आपको जो है वो नहीं देना होगा। बस आपको 9045220432 पे कहना कि सर हमें जो है वो सिर्फ हमें SCRT की जो किताबें चाहिए उत्तर प्रदेश स्कूलों में जो लगी हुई हैं उर्दू की, तो आपको जो वहाँ पर मिल जाएगी। फिर भी अगर आपका मन हो तो 9th 10th 11th 12th की भी जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। हमें इंतज़ार रहेगा आपके टॉपिक का। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।